हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। आपको पूछा जा रहा है किसान सभा की गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। आपको बताना है प्रोविजियल सीएल किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1929। तो किसान सभा की गठन की बात करें अगर हम, तो इसका उद्देश्य था कठिनाइयों से निदान पाने का क्या उपाय हो सकता है। किसके बारे में बताया पूछ रहा है, किसानों के बारे में। तो मुंगेर में जो कि 1922 से 23 में किसान सभा का एक गठन शाह मोहम्मद जुबैर और इनके साथी कृष्ण सिंह हुआ करते थे। दोनों मिलकर ये आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ देता है। उसके बाद इनके साथ जो है सहजानंद सरस्वती ने, जो कि 4 मार्च 1928 को किसान सभा की एक औपचारिक ढंग से स्थापना किया था। किसने, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसान सभा की, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में कि किसान सभा का गठन कब क्या हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया था, औपचारिक अनौपचारिक दोनों ढंग से। तो आपको बताना है कि 4 मार्च 1928, क्या पूछा रहा है, 4 मार्च 1928 को किसान सभा का अगर कहें तो सहजानंद सरस्वती को श्रेय जाता है। अगर इन सभा की गतिविधियों के बारे में की बात करें, 1929 में, नवंबर 1929 में एक सोनपुर मेला का अवसर पर इस प्रांतीय किसान का विद्वान की स्थापना किया गया था। और बात करें अगर हम किसान सभा की प्रथम अध्यक्ष का, तो इसमें भी स्वामी सहजानंद सरस्वती को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 2 नंबर क्या कहता है कि प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। देखिए, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान, दीवान नहीं पूछा जा रहा आपसे, उप दीवान नियुक्त किया गया था। यह चीज आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है राजा सितावराव, राजा सितावराव। ऑप्शन बी कह रहा है मोहम्मद राजा खान। ऑप्शन सी दुर्गादास। ऑप्शन डी पृथ्वी सचंद्र राय। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी राजा सिताव राव। इन्होंने प्लासी युद्ध के बारे में अहम भूमिका निभाते हुए और इसका द्वितीय बात करें तो उप दीवान के बारे में नियुक्त राजा सितावरा को किया गया था। लेकिन वहीं अगर हम प्लासी युद्ध के बारे में कहें तो यह जून 29 1757 को कहाँ हुआ था, बंगाल के। और कहे नवाब सिराज उद्दौला और इनके साथी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में किसके विरुद्ध किया गया था। यह अंग्रेजों सेनाओं के बीच एक लड़ाई किया हुआ और वह अंग्रेज के विरुद्ध था। अगर हम बात मीर जाफर के विश्वासघात के कारण इन बंगाल का नवाब को इन्होंने, किसने, उद्दौला हराए और पश्चात मिर्जाफर
पर को, जो कि बंगाल का नवाब भी घोषित कर दिया जाता है। वहीं पे अगर बिहार का बात पूछा जा रहा है, बिहार की बात करते हैं, तो राजा सिताब राव बिहार के उप दीवान के रूप में घोषित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी। आपको बताना है कि बक्सर की युद्ध जब चल रही थी तो उस समय अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ाई करता होता है ना, कि किसके एक प्रमुख होता है ना, जैसे एक राजा, उनके सिपाही हो गए, उसके नेतृत्व में ही ना काम होता, उसके आदेश में ही ना होता है। उसी प्रकार पूछा जा रहा है, बक्सर की युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी। आपको ऑप्शन ए बताना है, मुनरो, बी क्लाइवा, सी आयरकूट, डी वंशी टाड। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी मुनरो। अगर हम मुनरो की बात करें कि ये जो थे वो अंग्रेजी सेना के नेतृत्व के रूप में काम कर रहे थे, और कैप्टन के हेड मुनरो, कैप्टन हेड मुनरो, पूरा नाम कैप्टन हेड मुनरो हुआ करते थे। और बक्सर की युद्ध में अंग्रेज और मुगल बादशाह बंगाल के नवाब संयुक्त सेनाओं के बीच कब युद्ध किया गया था, 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा था। जब ये लड़ाई चल रही थी तो उस समय जो कि मुनरो इसके नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है, बंगाल में एक नए भू अभिजात, क्या पूछ रहा है, नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए मुंशीरदा कुली खां, ऑप्शन बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी शाह आलम। तो आपको बताना है इसमें क्या ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मुंशीरदा कुली खां, जो कि नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किया था। अगर हम बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की बात करें तो श्रेय मुर्शाद कुली खां को ही दिया जाता है। और इन्होंने बंगाल में इजादारी प्रणाली की शुरुआत की थी, और इनके द्वारा और राजस्व कृषि की प्रणाली भी सुधारों, किसानों के आर्थिक दबाव बढ़ा था। वहीं पे जमींदार कठोर पूर्वक राजस्व वसूली, जिसके कारण बहुत से जमींदार ऐसा हुआ करते थे, जमींदार के महाजनों तथा साहूकार से उधार लेना पड़ता था। उन्होंने इस किसान प्रणाली की बात, यानी इतना दबाव बनाते थे किसान के ऊपर, किसानों को ऋण लेना पड़ता था। वहीं घनी महाजनों तथा वाणिज्य की बात करें तो धनी और घनी इलाका में ये एक अजीब सी भावनाओं के साथ बिहेव क्या करते थे, और उसी समय इन्होंने एक नवी भूमि अभिजात वर्ग की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर कह रहा है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। आपको बताना है, ऑप्शन ए नादिर शाह आक्रमण, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का तीर्थ युद्ध, डी बक्सर का युद्ध।
आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था। बात करें तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नादिर शाह का आक्रमण सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था? 1739 में हुआ था। और कहाँ किया था इसका आक्रमण? भारत पर किया था। नादिर शाह जो हुआ करते थे वो यानी कि दिल्ली को इस तरह से लूटा और बर्बादी किया कि पूछिए मत। और बात करें जो कि शाहजहां द्वारा एक मयूर हिंसा यानी कि मयूर सिंहासन हुआ करता है ना, तो वही सिंहासन को एक शाहजहां ने इस तरह से बनवाया था, उसको लूटने के लिए कहें या तो फिर उस पर कब्जा करने के लिए कहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हुआ था इस प्रकार कि लूटा भी, घसीटा भी और उसको लेके भी भाग गया। वहीं प्लासी की युद्ध करें, कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी के नवाब सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया सेनाओं के मध्य में यह लड़ाई बंगाल में लड़ी गई थी। वहीं अगर हम पानीपत के तीर्थ युद्ध की बात करें तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के तीर्थ युद्ध की लड़ा गया था। अगर हम बक्सर युद्ध की बात करें तो बक्सर युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764 का हुआ था। और अगर हम नादिर शाह का आक्रमण की बात करें, ये घटनाएं जो थी अन्य घटनाओं से घटित होते हुए भी पहले इस प्रकार की आक्रमण इनके द्वारा किया गया था भारत पर, और अंत में इन्होंने उन चीज़ों को हासिल किया। साथ ही साथ जो कि शाहजहां के द्वारा एक मयूर सिंहासन बनवाया था, उन्होंने उस चीज़ को लेकर चले भी गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य का क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी कह रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसमें आपको यानी कि 2 ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो आपको इसी में बताना है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे पहला राजस्थान आ जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, तब महाराष्ट्र आता है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? यानी भारत के किस रेखांश पर, चाहे वो पूर्वी हो, उत्तरी हो, दक्षिणी हो या पश्चिमी हो, तो भारतीय मानक समय अपनाया गया था किस अक्षांश पर, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 78.5 पूर्वी। ऑप्शन बी कह रहा है 82.5 पूर्वी। ऑप्शन सी कह रहा है 87.5 पूर्वी। ऑप्शन डी कह रहा है 20.5 डिग्री पूर्व। क्या हो जाएगा? बी यानी 82.5 डिग्री पूर्व। वहीं अगर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को अपनाया गया था, तो यह 5 राज्य जैसा कि उत्तर प्रदेश आपका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, साथ ही साथ
आंध्र प्रदेश भी और गुजरात होते हुए भारतीय की मानक समय ग्रीनविच जो कि 5.5 डिग्री सॉरी जो कि 5.5 घंटा आगे चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 8 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूरब में मूलतः एक भाग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था वह पूरब में किस भाग पे था, ये चीज आपको बताना। ऑप्शन का आता है तेथिस, ऑप्शन बी का आता है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन सी का आता है पेजिया, ऑप्शन डी का आता है नन। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी गोंडवाना लैंड। अगर हम पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड की भूभाग की बात करें तो भूभाग भारतीय उपमहाद्वीप उस समूह भाग में संबंधित होता है जो कि एक क्रिटेशिया के दौरान नहीं कहता है गोंडवाना लैंड से अलग होकर अलग अलग लगभग कहें तो इसके बाद 55 मिलियन पूर्व यूरोशियन से जोड़ने वाली ये एक भूभाग था जो कि अलग किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th कह रहा है कि ग्रीनविच मध्य समय है, यानी ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है। अगर आप अच्छी तरह से 8 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कशन सुने होंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5.5 घंटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 10 नंबर कह रहा है भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अधिकतम किनसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत लगाती है। आपका ऑप्शन कहता है पाकिस्तान, बी नेपाल, सी चीन, डी अमेरिका। तो क्या हो जाएगा नेपाल। अधिकतम सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है, आपका अधिकतम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है। तो वहीं ये कितना लगभग लगाता है तो ये चीज आपको बताना है। सॉरी, ये क्वेश्चन इस जगह जो था वह मिसप्रिंट कर दिया गया है। इस पे जो था वो बांग्लादेश था। क्या था बांग्लादेश। ये इस जगह ऑप्शन में बांग्लादेश हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा सीमा जो कि अंतर्राष्ट्रीय है वो बांग्लादेश है। ये पूछा जा सकता है कितना है 4096 कितना 4096 ये सीमा लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 11 नंबर कहता है सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है। तो आपको बताना है कि सोनार तकनीक का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए कहता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, ऑप्शन बी कहता है हिमशैल का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, ऑप्शन बी कहता है समुद्र की गहराई का पता लगाने में, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है कि सोनार की तकनीक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यानी डी उपयुक्त में से सभी। क्यों पानी की गहराई का पता लगाने में, वही हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में कहें तो एक प्रकार का नेवियों के द्वारा यानी नौचालक के द्वारा इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ध्वनि संचार का उपयोग में पानी के तहत कितना वाइब्रेशन और वस्तु कहाँ क्या कंपन कर रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में, एक पनडुब्बी घटनाओं के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में सोनार की प्रयोग हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आपके स्क्रीन पर कहता है धारा घनत्व होता है। क्या होता है ऑप्शन ए एक अदिश राशि है,
ऑप्शन बी एक सदिश राशि है, वहीं ऑप्शन सी विमानहीन है। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक। आपसे यह भी पूछा जा सकता है बार बार क्वेश्चन कि सदिश राशि कौन सी है, ओदिश राशि क्या है। इन सारी चीज़ों को आप लोग 9th-10th के बारे में जब पढ़े होंगे तो उस टाइम बताया जाता है। और साइंस की दृष्टि से देखें तो हर एक एग्जाम में सदिश, ओदिश, मापन, विमान, विमानहीन, इन सारे चीज़ों से एक सवाल निश्चित रहता है। आपको बताना है धारा का घनत्व क्या है। क्या है? ऑप्शन बी यानी एक सदिश राशि है। धारा का घनत्व एक सदिश राशि है। वहीं अगर हम जबकि विद्युत धारा का घनत्व एक ओदिश राशि के साथ साथ धारा घनत्व जो कि जे से प्रदर्शित भी करते हैं, इसको हम इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है आपसे, तो एम्पियर यानी मीटर स्क्वायर भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 13 नंबर कहता है चुंबकीय क्षेत्र है क्या है। ऑप्शन ए ओदिश राशि है, ऑप्शन बी सदिश राशि है, ऑप्शन सी आयाम रहित राशि है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सदिश राशि है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के पश्चात नियमों के अनुसार जोड़ी भी जा सकती है, यह सदिश राशि होते हैं। जैसे कि आपका हो गया, आपका क्या विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ये सारी चीजें सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 14 नंबर कहता है हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं। आपको बताना है एरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। अगर हम इन चीजों के बारे में बात करें तो हवा में एक आर्द्र की मापने की हाइड्रोमीटर का उपयोग जो हम लोग करते हैं, तो वहीं पर आपका हाइड्रोमीटर का जो उपयोग करते हैं हम लोग, एक द्रव अपेक्षिक घनत्व वाले चीज़ों को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हम पायरोमीटर की बात करें तो वायु के और या तो अन्य गैस के वजन के घनत्व के आदि के मापने के बारे में इसका हम जो कि उपयोग करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है। आपको बताना है ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर, ऑप्शन डी नन। तो क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? बिल्कुल हाइग्रोमीटर। अगर वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।